नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे। तो मैं यहां पर जितना भी टॉपिक लेकर आया हूं, अगर आप उन्हें अच्छे से देख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो 105% मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहां से आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और आज 25 सितंबर है तो किसी भी तरीके का आज एग्जामिनेशन नहीं, आपका एग्जामिनेशन 26 से 30 सितंबर के बीच में है। और 7 अक्टूबर को आपका फेज 4 का एग्जामिनेशन और फेज 5 का भी नोटिस नहीं आया। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इसमें मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं टोटल 10 से 15 क्वेश्चन लिया हूँ, इससे हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं मैं अभी तक बता देता हूं कि सबसे पहले पूछा गया है कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा, जैसे तमिल शास्त्रीय भाषा को मान्यता कब प्रदान किया गया, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा, टोटल कितने शास्त्रीय भाषा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम टोटल चीज़ के बारे में देखते हैं। वर्तमान में 6 भाषाओं को वर्ष में शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें सबसे पहले तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2018 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 2014 में मान्यता दिया गया। आप 6 शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ सकते हैं और उनका नाम भी पढ़ सकते हैं और उनको कब कब मान्यता दिया गया वो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, एक हमेशा से आपके शिफ्ट में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रमुख पर्व और उसके प्रमुख राज्य कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं सारे पर्व को लेकर आया, उससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। नुखाई महोत्सव उड़ीसा में। अंतःप्रगन्या महोत्सव तेलंगाना में। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में। बुद्ध कमा महोत्सव तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका महोत्सव लाई हरोवा महोत्सव, जो कि त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में। फागली हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका देव सूर्य महोत्सव, जो कि बिहार का एक प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है आपका चापचर कूट महोत्सव, ये आपका मिजोरम का। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश। सिरुई लिली मणिपुर। आदि महोत्सव लेह लद्दाख का पर्व है। लोसर महोत्सव लद्दाख। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो ये प्रमुख पर्व है जो कि आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक है इम्पोर्टेंट, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और उसके राज्य। तो यहाँ पर आप पीडीएफ में देख सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान में कठपुतली, चाकरी, तेरताली, घूमर, पनिहारी, सुईसिनी, भवई। झारखंड का बात करें तो पाइका, छऊ, सोहराई, कर्मा, डांगा। छऊ बहुत बार पूछ चुका है ग्रुप डी में। पश्चिम बंगाल का जात्रा और कीर्तन। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कजरी। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में धमाल, मंजीरा, झूमर। कर्नाटक का इम्पोर्टेंट है यक्षगान। मैं इम्पोर्टेंट के बारे में बता रहा हूँ। उत्तराखंड का गढ़वाली, रासलीला, कजरी, कुमाऊनी। जम्मू कश्मीर का राउफ बहुत बार पूछ चुका है। दमाली बहुत बार पूछ चुका है अभी तक ग्रुप डी में। नागालैंड का चोंग, खेया, बांस नृत्य। गुजरात का गरबा, डांडिया, ये सभी को पता होगा। अरुणाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य और मुखौटा। गोवा का मांडी। पंजाब का गिद्धा, भांगड़ा। असम का बिहू। हिमाचल प्रदेश का छपेली, डंडा। महाराष्ट्र का तमाशा, लावनी। उड़ीसा का ओडिसी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय का लाहो। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मारिया, सरहुल। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। मध्य प्रदेश का कर्मा। बिहार का विदेशिया और जटनी। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम।
त्रिपुरा का लेवांग बुमनी नृत्य। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो संविधान से है। उसी प्रकार से फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो केमिस्ट्री से। तो एक क्वेश्चन पूछा गया 42वां संविधान संशोधन से अभी तक एग्जामिनेशन में 20 बार कम से कम क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो 42वां संविधान संशोधन में 3 नए शब्द को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। एक आपका 44वां संविधान संशोधन है 1978, और जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है आप इन्हें अच्छे से देखकर चले जाइए। एक है 86वां संविधान संशोधन। ये मैं क्या बोलूँ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे लगता है कि अगर पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई पूछा गया तो 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया था। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है और इसे अनुच्छेद 51A में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, जो हमारे देश के महत्वपूर्ण केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें महापुरुषों का नाम है, जैसे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय, ये सभी कहाँ पर है? तो आप इसे जाकर अच्छे से एक बार नेट पे भी जाके आप सर्च कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन पूछा था तमिलनाडु विश्वविद्यालय किस जिला में है, ये क्वेश्चन पूछा था। हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आपका महात्मा गांधी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो विश्वविद्यालय से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो मैं केमिस्ट्री के जो कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में मात्र 2 ही टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक है केमिकल रिएक्शन और दूसरा है पेरियोडिक टेबल। देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और एसिड, बेस और सॉल्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व के धातुई गुण में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातु का गुण बढ़ेगा। धातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है, मतलब रिएक्टिविटी बढ़ेगा। जबकि अधातु के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु की रासायनिक क्रियाशीलता घटेगी। और ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो संयोजकता समान होगी, संयोजकता समान होगी। ऊपर से नीचे जानेंगे तो आकार बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन से इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, या दाएं से बाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उल्टा कर लीजिएगा। तो देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, Hg, BH, TH, Pa, U, Np, Pu और Am। जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है, जिसको हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको ये हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे, उस सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। और एक लाइन और, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या भी क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, मैं सारे पॉइंट को यहाँ पर लिख लूँ, आप इसे पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1864 में एक अंग्रेजी रासायनिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड ने जो तत्वों को अरेंज किया वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया। उन्होंने देखा कि जो 8वां तत्व है, 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के गुणों के समान था। न्यूलैंड ने इसे ही अष्टक का नियम नाम दिया। और यह नाम संगीत के सुर, जहां हर 8वां सुर पहले सुर की पुनरावृत्ति के जैसा दिखाया जाता है। यहाँ पर न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उसमें जो एवरी 8 एलिमेंट्स की जो क्वालिटीज़ थी वो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर रखी गई थी। जैसे यहाँ पर सारे, गामा, पाधा, नी, सा। न्यूलैंड के द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण सारणी में दिखाया गया है। लिथियम से शुरू करके 8वां तत्व सोडियम है और इसके गुण लिथियम के समान है। लिथियम और सोडियम का गुण आपको पता है कि दोनों के जो गुण है एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसी प्रकार बेरिलियम और मैग्नीशियम
कैल्शियम एक दूसरे के सदृश है। फ्लोरीन और क्लोरीन भी रासायनिक दृष्टि से एक समान है, आप सभी को पता है। यहाँ पर उसको सरियाया कैसे गया था? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर फ्लोरीन के बाद यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम को रखा गया था। देखिए अब इसकी सीमाएं क्या थी। तो परमाणु भार को वर्गीकरण के आधार पर रखा गया। गुणों की आवर्तिका को पहली बार मान्यता प्राप्त किया गया था। अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व से मिलते जुलते नहीं थे। यहाँ पर जो नियम, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे उस पर ये प्रॉपर्टीज लागू नहीं होती थी। एक और था कि न्यूलैंड के समय मात्र 56 तत्व विद्यमान थे। तो पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि न्यूलैंड के समय टोटल कितने तत्व विद्यमान थे। एक क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकेल एक साथ में, जो कि गलत है, क्योंकि उनके गुणधर्म एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग है। आयरन और कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्म में क्या थी, समानती थी। ये न्यूलैंड के क्या है, डीमेरिट है। न्यूलैंड के अष्टक के दोष क्या क्या थे? तो यह उच्च परमाणु द्रव्यमान के तत्वों पर लागू नहीं था। 60 से अधिक तत्व जो उस समय ज्ञात थे, उनमें से वह केवल कुछ तत्वों को ही सही ढंग से व्यवस्थित कर सके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम तक ही कुछ तत्वों को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से संगठित किया गया था। उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद यह पाया गया कि 9वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों से समान थे, 8वें तत्व के नहीं, जो कि ये बात को क्या कर रहा था, पूरी तरीके से गलत था। न्यूलैंड ने माना कि प्राकृतिक में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। न्यूलैंड ने माना कि 56 तत्व ही प्राकृतिक रूप से है। उनके गुणधर्म की यही सारी क्या थी, डिमेरिट थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में महान रशियन वैज्ञानिक डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इन्होंने जो परमाणु को जो सरियाया था, वो उनके परमाणु भार के आवर्त फलन में सरियाया गया था। परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, उन्होंने कहा था, ठीक है। और इनका इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने, मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने आवर्त नियम के अनुसार एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उदग्र वर्टिकल तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल 2 प्रकार की कतारें थी, जिन्हें वर्ग और आवर्त कहा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थी और 7 आवर्त थी, और उस समय तत्वों की जो संख्या थी वो 63 थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, कितने वर्ग थे, और उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी, क्योंकि इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यही सब क्वेश्चन रिपीट होंगे। और उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुआ था, तो और इससे हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो केमिस्ट्री से, वो कथन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण: तत्वों के अध्ययन में सुविधा, नए तत्वों की भविष्यवाणी, अनुसंधान कार्य में सहायता, संख्यात्मक परमाणु भारों का संशोधन, तत्वों की यौगिक की प्रकृति की जानकारी और तत्वों के संयोजकता संबंधी निर्णय। मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। देखिए, जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दोनों में काफ़ी समानता है। नेक्स्ट इसका दोष क्या था? तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नियत नहीं है। कुछ समान गुण वाले तत्व जैसे कॉपर और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा P और Bv को आवर्त सारणी के अंदर भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया, जबकि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है उनको एक ही वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया, किंतु कुछ स्थितियों में इस नियम का पालन नहीं हो पाया। अधिक वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। यहाँ जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, उसमें परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उनको सरियाया गया था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको कम भार वालों को बाद में रख दिया गया, ज़्यादा भार वालों को पहले रख दिया गया, जो मेंडलीव का ही पीरियोडिक के नियम को फॉलो नहीं करता था। जैसे आयोडीन का एटॉमिक मास 126.92 है और टेल्यूरियम का 127.61 के बाद रखा गया, यानी पहले टेल्यूरियम को रख दिया, उसके बाद आयोडीन को रखा गया, जो उसके नियम को फेल कर गया। आधुनिक 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रख दिया गया। इससे आवर्त सारणी में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है।
दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही साथ वर्ग 3A में रखा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में धातु एवं अधातु तत्वों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं रखी गई। ये सारे उनके नियम के क्या थे, डिमेरिट थे। एक क्वेश्चन है डोबेराइनर का त्रिक से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में या तो कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने 3 तत्वों का त्रिक बनाए जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान था वो अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस नियम को ही डोबेराइनर का त्रिक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिथियम जो है सोडियम और पोटेशियम का औसत लेंगे, कैल्शियम को स्ट्रोंशियम और बेरियम का, क्लोरीन को ब्रोमीन और आयोडीन का औसत लेंगे तो क्लोरीन आएगा। डोबेराइनर उस समय तक केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे। कौन कौन सा था? डोबेराइनर त्रिक की असफलता क्या थी? उन्होंने तत्वों के साथ कोई और ट्रिक नहीं बता सके, इसलिए ट्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही है। देखिए मैं आपको और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है। फिजिक्स, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स नहीं करवा सकता हूँ। फिजिक्स में आपको लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन के सारे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, आवर्धन क्षमता, इन सारी चीज़ों को अच्छे से करके चले जाइएगा। इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में हम बात करेंगे तो समांतर श्रेणी में अगर रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में अगर रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, इतना वोल्ट का V बराबर IR, V बराबर IR, P बराबर VI से जो संबंधित क्वेश्चन है, H बराबर I² RT से जो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स, इन सारी चीज़ों को देखकर चले जाइएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इन सारे टॉपिक को आप अच्छे से देखकर चले जाइएगा। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में देखिए केमिकल रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन सारे टॉपिक को अच्छे से करके चले जाइए। और एक टॉपिक का नाम और ले लेता हूँ, केमिकल फार्मूला को देख के चले जाइए। हर शिफ्ट में केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला पूछ लेता है, धोबन सोडा का फार्मूला पूछ देता है, जिप्सम का पूछ देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ देता है। जो 8 से 10 क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, बुझा हुआ चूना का पूछ देता है। बस वही बार बार रिपीट हो रहा, 8 से 10 क्वेश्चन ही। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो हम आपको यहाँ पर करा दिए, इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत यही पूछ सकता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसकी संयोजकता क्या होगी, बस यही क्वेश्चन पूछेगा। इससे अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से नहीं पूछेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप अच्छे से देख कर चले जाइए, क्योंकि इससे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री के। और बात करते इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट में आपको पहले ही बता दिया हूँ कि आप इन्हें अच्छे से देखकर चले जाइए। और आपका नदी पहाड़ और पर्वत से क्वेश्चन देखकर चले जाइए। बाकी इतिहास इस सब पे कोई ऐसा फिक्स टॉपिक नहीं है जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये फिक्स टॉपिक है जिससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।